पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चार्ट नहीं है बल्कि एक पैटर्न है जो हर एलिमेंट का बिहेवियर प्रिडिक्ट करता है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड्स को समझ लेना तो आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन से एलिमेंट ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज कर देगा और कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। सो आज का हमारा टॉपिक है 8.4 वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। सो बेसिकली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं ना ये रिपीट होती रहती हैं बिकॉज इनमें ना सिमिलर आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, यानी कि जो आउटर शेल होता है ना सबसे बाहर वाला शेल उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट सेम होती है। सो दैट्स वाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिपीट होती रहती हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चार हैं: एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यही चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। सो एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या होता है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स। सो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना एक एटम का, उसकी कोई भी क्लियर डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। सो एग्जैक्ट साइज क्या होगा एक एटम का, इसको मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है डायरेक्टली। सो जो एटॉमिक रेडियस है ना, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है एटॉमिक रेडियस की? सो एटॉमिक रेडियस is half of the distance between the nuclei of the two identical bonded atom। अच्छा, एटॉमिक रेडियस को हम नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो these are the two bonded atom, identical bonded atom, and here are the nucleus। सो यहाँ पर हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम है एंड दोनों जो एटम्स हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, सो एक न्यूक्लियस है दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, इसको अगर हम हाफ करेंगे ना तो दिस इज एटॉमिक रेडियस, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है ना उसका हाफ हमारे पास एटॉमिक रेडियस होगा और इसको ना पिकोमीटर्स में मेजर किया जाता है। सो मोस्टली इसको पिकोमीटर्स में मेजर किया जाता है। सो ये जो हमारे पास दो बॉन्डेड एटम्स है ना, सो टोटल डिस्टेंस 154 है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन के रेडियस की बात कर लें, सो टोटल डिस्टेंस जो है ना वो 154 पिकोमीटर है। और एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन, यानी कि अगर हम सिंगल अगर उसका हम हाफ करें, सो 77 पिकोमीटर इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके ट्रेंड को। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं ना लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सो एटॉमिक साइज ना डिक्रीज होता है, यानी कि एटॉमिक साइज कम होता है और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं इन द सेम शेल। सो हर स्टेप पर क्या होता है कि न्यूक्लियस में ना एक प्रोटॉन का इजाफा होता है, यानी एक एक प्रोटॉन ऐड होता है और इससे ना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर अगर हम हर स्टेप में एक प्रोटॉन को ऐड करते रहेंगे, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। सो न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा और नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर न्यूक्लियस का जो होल्ड है ना, कंट्रोल है, वो ज़्यादा हो जाएगा। सो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इस केस में इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है ना वो प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा हो गया है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर पुल क्लोजर, इलेक्ट्रॉन्स ना न्यूक्लियस के कंट्रोल में होंगे और उन्हें निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन अ ग्रुप। तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं ना टॉप टू बॉटम, तो एटम का जो साइज है ना वो बढ़ता है, यानी एटम का साइज बड़ा होता है, एटम का साइज इंक्रीज होता है और एक नया शेल ऐड होता है हर पीरियड में। तो हर नए पीरियड के साथ एटम में एक नए इलेक्ट्रॉन शेल का ना इजाफा होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। तो अंदर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, इसको कम कर देते हैं और इस चीज़ को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बिकम वीकर, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उन पे न्यूक्लियस का कंट्रोल कम कर देते हैं। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। सो इस वजह से क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस है ना वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज जो है ना वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल पे। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अच्छा, लिथियम का साइज नियोन से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो नियोन है ना, नियोन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करता है। सो साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू नियोन।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम यहाँ पर देखें तो जैसे-जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, सो क्या हो रहा है कि जो एटम है उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है, यानी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है। और वहीं हम जैसे-जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटम का साइज़ ज़्यादा हो रहा है, यानी एटम बड़े साइज़ का हो रहा है। सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वहीं पे एटम का साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे हमें एटॉमिक रेडियाई ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स गिवन है। तो सेकंड पीरियड के पीरियड एलिमेंट्स के केस में क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता है। अगर आप इस ट्रेंड को भी नोटिस करें तो जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो रहा है, जैसे कि लिथियम के केस में 152 है, बेरिलियम के केस में 113 है, बोरोन के केस में 88 है और वहीं पे नियोन के केस में 69 पे आ गया है। तो जैसे-जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो कम होता जाता है। वहीं पे अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, सो इनमें क्या हो रहा है कि इनमें एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, यानी फर्स्ट पे अगर 152 था तो जो सीज़ियम के केस में 265 है। तो यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ना, तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और इससे क्या हो रहा है कि एटम का जो साइज़ है ना वो बड़ा हो रहा है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। सो आयनाइजेशन एनर्जी ना वो एनर्जी होती है जो कि एक एलिमेंट को चाहिए, एक एटम को चाहिए और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि ज़रूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है और इसको ना यूजली किलो जॉउल पर मोल में मेजर किया जाता है। यानी अगर हम इस एग्जांपल से समझें, यहाँ पे हमारे पास एक सोडियम एटम है। अब ये जो है ना ये स्टेबल है। अब जब हम इसका बॉन्ड तोड़ेंगे और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, निकालेंगे, तो इसको एनर्जी चाहिए होगी, यानी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सो चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पर है प्लस 496 किलो जॉउल पर मोल। अब यहाँ पर चेंज प्लस में है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालने की कोशिश करें ना, तो इस केस में क्या होगा कि एनर्जी डबल हो जाएगी, यानी कि एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। सो इफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल एंड दे आर रिमूव्ड वन बाय वन एंड ईच रिमूवल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नीशियम की एग्जांपल देखें तो यहाँ से मैग्नीशियम स्टेबल था, यहाँ पर बॉन्ड टूटा और प्लस 737 किलो जॉल पर मोल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, इसके रिजल्ट पे बॉन्ड टूटा और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम जो है ना वो पॉजिटिव, इसके ऊपर साइन आ गया। सो जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो पॉजिटिव साइन आता है और पॉजिटिव साइन का जो मतलब ये होता है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। सो मैग्नीशियम के केस में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकाला ना तो एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। सो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट, यानी कि जो सेकंड आयनाइजेशन यानी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज़ होती है जैसे-जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं ना तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है जैसे-जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। सो अगर एटम का जो साइज़ है वो छोटा है ना, स्मॉलर है, तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि जो साइज़ है वो छोटा है और न्यूक्लियस का ना इजीली सारे एटम के ऊपर होल्ड होगा, कंट्रोल होगा। तो इस केस में क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, यानी हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे एटम का जो साइज़ है वो बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक होगी, यानी कि न्यूक्लियस की सारे शेल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा और इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के केस में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि लिथियम के केस में आयनाइजेशन एनर्जी 520 है, बेरिलियम के केस में 899 है, बोरोन के केस में 801 है और इसी तरह अगर हम मूव करते हैं नियोन तक जो है ना 2081 आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जैसे हम जाएँगे ना तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन सिमिलरली अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं ना ग्रुप में, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है।
जैसे-जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, आयनाइज़ेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। सो लिथियम के केस में आयनाइज़ेशन एनर्जी है 520 और वहीं भी अगर हम सीज़ियम के केस में देखें तो 377, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सो आयनाइज़ेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है। सो पोटेशियम की आयनाइज़ेशन एनर्जी सोडियम से कम होती है, इसलिए पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अच्छा, आयनाइज़ेशन एनर्जी क्या थी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो सिमिलरली जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा ना, तो इस केस में क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी निकलेगी। तो ये जो एनर्जी के अंदर चेंज आएगा ना, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, तो इस चेंज को ना हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यानी कि फ्लोरीन के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एफ नेगेटिव बन गया। अब जो नेगेटिव साइन है ना, ये बताता है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। सो -328 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर ये चीज़ बताती है चेंज इन एंथैल्पी। सो एनर्जी रिलीज़ होती है जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन गेन कर लेता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं हम फ्लोरीन के अंदर। सो अगर एटम छोटा है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होगी बिकॉज द न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। अगर तो साइज छोटा है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होगी क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसको स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की। सो ट्रेंड क्या है इसका कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो है ना लार्जर एटम है, यानी कि एटम का बड़ा साइज है, तो अट्रैक्शन जो है वो वीकर होगी। सो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। अच्छा, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों हो सकती हैं, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। छोटा एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। सो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, वो फ्लोरीन से थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ है ना, वो बहुत छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होती है। सो दैट्स वाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रुप के केस में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। जैसे कि फ्लोरीन के केस में है 328। सो वहीं पे सिमिलरली आयोडीन तक आते-आते ये -295.2 रह जाती है। सो इस तरह जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम कम होती जाती है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये एक एबिलिटी होती है एक एटम की कि वो अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली। यानी कि दो एटम्स है ना, उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, उसमें से एक एलिमेंट के अंदर ये एबिलिटी हो सकती है, समटाइम दोनों के अंदर हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। सो और दूसरा जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। सो दोनों के दरमियान जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड है एंड दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि जो हाइड्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी होती है एक एटम की टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड में एक एटम के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए होते हैं उनको अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, खींचता है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। एंड जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, फाउंड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचते हैं। So electronegativity explain why a chemical reaction occur and how bonds are formed. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताती है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरह से होते हैं और किस तरह से केमिकल बॉन्ड बनता है और क्यों केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टेबल 8.9 को। सो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के केस में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम मूव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है।
यानी कि अगर हम लिथियम के केस में 1 है एंड बेरिलियम के केस में 1.6 है, तो फ्लोरीन तक आते-आते ये 4.0 हो जाती है, यानी कि बढ़ती रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती रहती है। और वहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी फ्लोरीन के केस में अगर 4 है, तो आयोडीन तक आते-आते ये 2.7 हो जाती है। तो जैसे-जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, व्हिच इज़ 8.5, मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी। सो जितने भी मेटल्स हैं ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, और वो लूज़ करने के बाद उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो मेटालिक कैरेक्टर क्या है? ये एक टेंडेंसी है, एक एबिलिटी है एक एलिमेंट की, कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। इसका ट्रेंड डिस्कस करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, यानी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर कम होती जाती है और एटम लूज कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली, और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है और एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं, और रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे रहे हैं तो रिएक्शन जो है वो इजीली होगा और रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। वहीं पे अगर हम डिस्कस करें पीरियड को, पीरियड के केस में क्या होता है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर स्ट्रांगली, यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल ज़्यादा होता है और डिफ़िकल्ट होता है, यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम सीज़ियम लिथियम की बात करें, तो सीज़ियम लिथियम से ज़्यादा मेटालिक और ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ईज़िली लूज़ कर देता है। पीरियड के अंदर जो रिएक्टिविटी है ना, वो डिक्रीज़ करती है फ्रॉम मेटल्स टू मेटलॉइड्स, यानी कि एक पीरियड के अंदर जो रिएक्टिविटी है ना, वो कम होती जाती रहती है जैसे-जैसे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और नॉन मेटल्स केस में क्या होता है कि इसमें जो केमिकल रिएक्टिविटी है ना, वो दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू होती है, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाती है। मेटालिक कैरेक्टर जनरली डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक पैशनेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।